सभी को नमस्कार। आज तो मज़ा आ गया सर। एक ओंकार, सभी को प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चंदन, विपिन, मुकेश, आज़ाद, गोपाल नाम से एक बच्चे ने एक ओंकार कहा है। सर आपने इतनी खतरनाक इंग्लिश कहाँ से सीखी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। भारत माता की जय। बस अब वहाँ मत बुलवाओ मुझे, बहुत अच्छे इंसान है भाई, बहुत बहुत अच्छे। सारे आ जाओ, शिकारी सारे आ जाओ। शाबाश, कंग्रेचुलेशंस। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो विजय, विवेक, अभिषेक, आज़ाद, अभिषेक, मुश्ताक, सनी। एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसियंस। आप भेज सकते हैं, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा नाम भी ले दीजिए। आपका नाम है अमन, राहुल, मनीष, सरोज। कहानी शुरू करने से 2 मिनट में आपको ज़रूर दूंगा। आपको जो चीज़ें आपको कहना है आप कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। शुरुआत की 2 मिनट में आप लोगों से बातचीत के लिए देता हूँ। इसका ये मतलब है कि 2 मिनट में जो आपको खुंदक निकालनी है निकाल लो। उसके बाद जब पढ़ने की बात होगी तो ये कमेंट बॉक्स में नहीं देखता हूँ, इसलिए इस पर कुछ भी लिखो, मेरे लिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। नमस्कार, आप बहुत अच्छे हो। अरे थैंक यू। मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। वेरी गुड। किसी भी डाउट के लिए आप EGV डाउट जोन टेलीग्राम चैनल है, उस पर पोस्ट करें। और उसके अलावा आप कितनी बातें इस पे लिखोगे बेटा। क्लास के अंदर एक ख़ास चीज़ हमें मेंटेन करनी पड़ती है और वो है फ्लुएंसी। अगर मैं फ्लुएंसी मेंटेन नहीं करूँगा ना तो आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने का मज़ा नहीं रहेगा। सर आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। सुरशी, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। वेरी गुड, वेरी गुड। मोबाइल इंग्लिश का नाम आपसे जोड़ दिया है। चलो चलो, ठीक 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 ठीक। कमेंटेबल कमेंट्स, कमेंटेबल कमेंट्स। कोई पॉलिटिकल कमेंट ना करे आज की बातचीत को लेकर। ये जो भी है 370, 335 एट्सेट्रा, इन प्लीज़ इन पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि हम लोग इकट्ठे इस बातचीत के लिए नहीं हुए हैं। हमारा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रीतम। मैं पंक्चुअल हूँ। आपकी क्लास का टाइम मेरे को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और मुझे लगता है अब हमें अपनी कहानी शुरू कर देनी चाहिए, कथा शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ स्टॉप दिस कमेंटिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये कमेंट सेक्शन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। और ये हो गई आपकी मेरी बातचीत अब पढ़ाई से रिलेटेड शुरू। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कहानी शुरू करते हैं अपनी। पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, और कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर हम बहुत सारी मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। और मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से ये छोटी सी राय मांगी थी कि टीचिंग क्लासरूम वाला आपको माहौल मिलता है या नहीं। आप सभी ने बहुत मोहब्बत भरे वाले जवाब मुझे दिए और बेनियाज हैं आप सभी, बेनज़ीर है आप सभी के वो प्यारे प्यारे शब्द। मुझे और मेरी टीम को पढ़कर बहुत बहुत अच्छा लगा। अब इस कमेंट सेक्शन को प्लीज़ बंद करें और आइए दिल को दिल से जोड़ते हैं, कहानी आगे पढ़ते हैं और चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों ने पिछली क्लास में मेरे साथ मिलकर जो समझा, प्लीज़ कमेंट्स रोक दीजिए मेरे बच्चों। और ये पॉलिटिकल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं है और उस चीज़ के बारे में ना लिखें, ना हमें उससे कोई ताल्लुक़ है। फ़िलहाल के लिए हम पढ़ना चाहते हैं और हमारी पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछा था EGV डाउट जोन टेलीग्राम पर कि सर हम CPO से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे या नहीं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात है, बारीक सी बात है, दिमाग में जल्दी आ जाएगी। आप मुझे किसी भी एग्ज़ाम से पहले सिलेबस ख़त्म करने के लिए अगर कहोगे तो चीज़ें मैं हो सकता है फिर बहुत तकाज़े में खींचता चला जाऊं। और बच्चों, शायद मैं इस चीज़ के लिए जाना जाता हूं कि सर जो भी कराते हैं एक बार और आखिरी बार सोच के कराते हैं। इसलिए बच्चों, किसी पेपर की वजह से आप मजबूर ना हो, ठीक।
इतना भरोसा आप लोग ज़रूर रखें कि हर दिन की क्लास आपके लिए क्वालिटी टाइम होगा। हम जो चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, हम कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कराना चाहता मैं, ना मैं कभी कराता हूँ अपनी किसी भी तरीके की मॉड्यूलस में कि आपका सिलेबस खींचना है, कहानी ऐसे ख़त्म नहीं। बच्चों आपको सीखना है और दिल से सीखना है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे हमारे ये ग्रामर सेक्शन हो, चाहे हम कॉम्प्रीहेंशन वाले पूरे सेक्शन की बात करेंगे। दिल से सीखें, इज्जत से सीखें। चलिए बच्चों, कहानी को रिवाइज करा देता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ने की कंसीडरेशन तैयार की थी। थोड़ी सी मोहब्बत वापस लौटा लेते हैं ज़िंदगी में। हमने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो कंसीडरेशन, जब दो सेक्शंस में एरर ठीक किया जा सकता है तो इस मामले में हम लोग हमेशा लेफ्ट को ठीक मानकर एरर राइट की तरफ मार्क करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हम लोगों ने समझी कि अगर दो सेक्शंस में एक शब्द ओमिटेड हो तो हम उस शब्द को हमेशा नेक्स्ट की शुरुआत में इंसर्ट करते हैं। तीसरी बात हमने समझी कि कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में हमें टाइम वर्ड लिखा मिलता है और टाइम बताने वाले शब्द क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, उसी की वजह से हम क्वेश्चन की कंसीडरेशन रिवर्स में लेके चलते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट। ये बात हमारी समझ आई। फिर टेंसेस को लेकर कुछ फ्लक्चुएशंस हमने समझी कि कहीं कहीं पास्ट परफेक्ट को लेकर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की गलतफहमी मान कर चलते हैं हेड के साथ। उसके बाद हम लोगों ने आगे बात की कि प्रेजेंट के किसी भी टेंस को हम फ्यूचर के साथ जोड़ सकते हैं। अभी तक मैंने इन कंडीशंस के बच्चों नाम नहीं बताए, नाम का भी हम खुलासा करेंगे, देखते रहिए गोपाल वर्मा। ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके बाद आगे समझने की कोशिश की कि पास्ट परफेक्ट में एक लॉजिक काम करता है जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। बोलकर नहीं सुना रहे हो यार, इन्वर्जन कहते हैं। कुछ लोग इन्फेक्शन कह रहे हैं, ना 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 बेटा, मेरे साथ मिलके बोले इन्वर्जन। फिर से बोले, ज की साउंड आती है। जब ये ज की साउंड आती है तो ज के नीचे नुक्ता आता है। ठीक है बच्चों, इस छोटी सी मात्रा को हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है भाई, मैं हिंदी तो नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही मैं हिंदी की जानकारी रखता हूँ, पर मोहब्बत है शब्दों के साथ, तो ये मैंने आपके सामने का इन्वर्जन। ठीक है बच्चों, इस इन्वर्जन में हम लोग इनफैक्ट इफ को हटाकर हेड को रखते हैं। इसकी वजह हम लोग समझेंगे एडवर्ब में, ये बातें बात की हैं। आगे हम लोगों ने समझने का काम किया था इमेजिनेशन एंड हाइपोथेटिकल कंडीशन। आइए सर यहीं से इस मोहब्बत को आगे अंजाम देते हैं। आज आप सभी सोच रहे होंगे कि सर बार बार मोहब्बत क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, आज भारत की बात है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो मेरे दोस्तों ने दो चीज़ें, अब प्लीज़ अलर्ट होके बैठिए। दाएं बाएं की बहुत बातें हो गई हैं। क्वालिटी टाइम, मैं आपको 5 मिनट दाएं बाएं भले ही इधर उधर कर सकता हूँ, लेकिन सर प्लीज़ समय पढ़ने का है। हाँ, सबसे पहले मैंने क्या शब्द लिखा? हा, वेरी गुड। कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। बेटा बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, ठीक है ना। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की ही जगह हम लोग एक दूसरी कंडीशन को लेके चलते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। एक बार फिर से बोलना बच्चों, दोनों को, एक कहा इमेजिनेशन, एक कहा हाइपोथेटिकल कंडीशन। ठीक है, एक इमेजिनेशन हुआ और एक हाइपोथेटिकल। इमेजिनेशन शायद हम लोगों ने पिछली क्लास के आखिरी पलों में इसे समझने की कोशिश की थी। इमेजिनेशन का मतलब हमने समझा जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना। अगर मैं ऐश्वर्या राय होता, अब इस पर मतलब पड़ना कि सर होता नहीं, होती होना चाहिए आपके हिसाब से, तो नहीं, मैं चाहकर भी ऐश्वर्या राय नहीं बन सकता। ठीक, ये इमेजिनेशन की बात है। अगर तुम एक पेड़ होते, चाहकर भी नहीं बन सकते, इमेजिनेशन की बात हुई। हाइपोथेटिकल में हम तैयार करते हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा मैंने? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब हम एक स्टेटमेंट पर दूसरी स्टेटमेंट को इम्पोज करते हैं, या इस हाइपोथीसिस से बना है ये शब्द। और हाइपोथीसिस का हमें मतलब समझ में आता है जिसे हम कहते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब प्लीज कोई लिखेगा नहीं, बड़े ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि कथा सुनने का मजा है। सुना, सीखा, याद रह जाएगा। लिखने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करें। हमने इमेजिनेशन की बात की, हाइपोथेटिकल की बात की, तो देखो इन बातों में है तो फर्क, लेकिन हम फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें एक ही मानकर चलेंगे। एक्चुअल में कहानी क्या है वो थोड़ी देर में हमें खुद ही क्लियर हो जाएगी। नियम कहता है इमेजिनेशन हो चाहे हाइपोथेटिकल हो, हम इफ के साथ बताते हैं। भाई साहब किसके साथ बताते हैं? इफ के साथ। अब इस इफ के साथ हम जो भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम इफ के ठीक बाद क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं,
शाबाश। अब नियम ये कहता है चाहे ये लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे ये लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आने वाली जो भी हम लोग वर्ब लिखने की कोशिश करते हैं वो इनफैक्ट हमारी कौन सी हुई? शाबाश, वर। अब ये वर क्यों है इसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। इस वर की जगह हम लोग अगर ध्यान से समझे तो ये बी की सेकंड फॉर्म है। अरे भाई हाँ है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने की वजह से ही हम इसे कौन सी कैटेगरी में लेके चलते हैं? शायद कायदा आपको समझ में आ गया कि आप लोगों ने जो ये कंडीशन बताने की कोशिश की, सेकंड फॉर्म ही है ये हमारी वर्ब, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने बताई है ये अपनी जगह पास्ट इंडेफिनिट हुई ना बच्चों। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट हुई तो जो भी हम लोगों का रिजल्ट आगे हम लोग बताना चाहेंगे, इस रिजल्ट को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र हम लोग आने वाले सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, वुड, V1 और उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ। मैं इसी को लेकर कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आपके सामने, बड़े ध्यान से समझें और मेंटली इनको सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई वर अ किंग। मैंने आगे कहा आई वुड रूल द वर्ल्ड। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इफ आई वर अ किंग, सर मैं चाहकर भी किंग नहीं बन सकता। अरे हाँ या ना, मैं चाहकर भी किंग नहीं बन सकता क्योंकि इस इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है। मैंने शब्द को बोला डेमोक्रेसी, डेमो नहीं डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, हम इस शब्द की अगर बात कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री। अरे हाँ है ना, आप रिपब्लिक भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो अगर इसकी बात मैं कर रहा हूँ तो सर इंडिया में किंग का तो कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब हो तो सकता नहीं, पर हम इसी को इसीलिए क्या कहना चाहेंगे? इमेजिनेशन। अब आई सिंगुलर होने की वजह से भी हमने क्या यूज़ किया? अरे वाह, आगे रिजल्ट को ध्यान से देखना है क्या कहा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जहाँ से ये कहानी घूमना शुरू करती है। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तेरे नाम। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से अपने मन में इनको सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, अब प्लीज़ इनको बड़े ध्यान से सुने समझें, क्योंकि ये सुनना समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। मेरे सामने लिखी हुई इस बातचीत को मैं एक बार बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करूँगा, फिर क्वेश्चंस पर लेकर आऊँगा। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यान से सुन लें। और जितने ध्यान से सुनोगे उतना ही आप एक ही स्ट्रोक में हर एक चीज़ को अपने जहन में उतारते चले जाएंगे। और मैं देखता हूँ कई सारे बहुत अच्छे सज्जन विद्यार्थी हैं जो डाउट जोन में डाउट पैदा करते हैं। वो क्वेश्चंस को पढ़ने की मूर्खता दिखाते हैं और वो मूर्खता, वो नॉनसेंस उनके क्वेश्चंस तो ठीक होने ही नहीं देती और बाकी वो अपने आप को बेवकूफ़ प्रूव भी करते हैं। ध्यान से समझना सीखना ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़े ध्यान से सुनोगे तो एक ही स्ट्रोक में मैं हर एक चीज़ आपके दिमाग में फिट करता जाऊंगा। ठीक है भाई,
वरना तो आप लोगों की इच्छा है सर, आप कितने ही डाउट बना लो सर, अगर पेड़ कट गया होता तो मैं मर गया होता है, कितने ही नॉनसेंस डाउट बना लो सर, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। अगर बॉस मुझे चांस दे तो ही तो मैं पोटेंशियल प्रूव करूं। कितनी बार चीजों को उलझाओगे, आपकी इच्छा बेटा, उलझने से नहीं, सुलझने से, सुनने से, समझने से। पेशेंस रखो, समझने की कोशिश करो। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं इस बात को बिल्कुल डेप्थ में एक ही स्ट्रोक में उठाता चला जाऊंगा। मेरे सामने बातचीत आ रही है मेरे बच्चों इमेजिनेशन की, और एक हमने कहा हाइपोथेटिकल की। इसकी हमने एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझा। ऐसी लिखी कंडीशन को हम इफ से बताते हैं, ठीक है बच्चों, और इफ के साथ ये जो भी कहानी लिखी है सारी बात आपकी कंडीशन है, और कंडीशन के बाद जो भी लिखा है ये आर मीन्स रिजल्ट हुआ। इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से समझें तो सब्जेक्ट चाहे हमारे सामने सिंगुलर हो, चाहे ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली वर्ब हम हमेशा वर यूज करते हैं। ऑब्जर्व करने पर याद आया बी की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है अपने आप में वर, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वजह बनाती है पास्ट इंडेफिनिट की, और पास्ट इंडेफिनिट का रिजल्ट हम हमेशा वुड के साथ V1 के साथ बताते हैं। इस बात को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस पर मेरे काम शुरू हुआ। मैंने कहा इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल द वर्ल्ड। सर मैं चाहकर भी राजा बन नहीं सकता, लेकिन सोचने में क्या बुराई है, अरे हाँ ना। तो इसीलिए इस आई को सिंगुलर होने के बावजूद हमने इसके साथ वर यूज किया। रिजल्ट बताने की बातचीत वुड के साथ V1 हुआ। सेंटेंस 2 की अगर मैं बात करता हूं, लिखा है इफ ही वॉज अलाइव। सोचने की बात है, वो इंसान जिंदा नहीं है पर हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इमेजिनेशन की बात हुई, सर वो इंसान जिंदा नहीं है, हम सोच रहे हैं अगर वो जिंदा होता। तो भैया बात इमेजिनेशन की ही हटाकर हमने इस वॉज को क्या लिखने की कोशिश की, वर। बात समझ आई? अगर वो जिंदा होता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, वो इंसान जिंदा ना है और ना हो सकता, इसीलिए बात इमेजिनेशन की हुई। नेक्स्ट सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं, लिखा है इफ रौनक वॉज हेयर। सर रौनक यहाँ है नहीं, अगर यहाँ रौनक होता, सर वो यहाँ पर है नहीं पर होने के लिए हो भी सकता था। टेंटेटिव बात हो गई, इसलिए इसको हमने कहा हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल होने का मतलब यहाँ पर इसमें वॉज नहीं तो क्या यूज करें, वर। इफ रौनक वर हेयर ही वुड ऑर्गेनाइज द शो। इसका मतलब अगर वो यहाँ होता, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। वो यहाँ होने के लिए हो सकता था, अगर वो यहाँ होता तो शो ऑर्गेनाइज करता। अगले सेंटेंस पर काम करते हैं, लिखा है सर इफ शी वर अलाइव। बिल्कुल ऊपर वाले इस सेंटेंस को मैंने फिर से लिखने की कोशिश की। इफ शी वर अलाइव, अगर वो जिंदा होती, शी वुड मैनेज द थिंग्स। ठीक है जी, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी परेशानी नहीं। अगले सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, इफ आई वर यू यू वुड नॉट हेल्प हिम। क्या आप इस सेंटेंस में कोई करेक्शन कर सकते हैं? जरा सोचें। क्या आप इस सेंटेंस में कोई करेक्शन, सर प्लीज कमेंट्स पर ध्यान ना दें, जो है आप लोगों अपने दिमाग में सोचें, क्योंकि मुझे पता है आप क्या सोच सकते हैं और कितनी दूर तक आप सोच रहे हैं। ठीक है ना, ये खेल दिलों का है, ठीक है, और दिलों की बात हम दिल से समझ लेते हैं। आपके लिखने से फर्क नहीं पड़ता। चुन्नी बाबू बड़े ध्यान से सुने, पारो आपकी होगी, देवदास आप नहीं हो। तो हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से कोई करेक्शन? कई सारे स्टूडेंट्स ये समझ गए हैं कि शायद सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप क्या करो, शाबाश, आप कहना चाह रहे हैं शायद इस यू की जगह क्या आना चाहिए, बोल नहीं रहे हो यार, शाबाश, आप कहना चाह रहे हैं सर इस यू की जगह यहाँ पर यू ना होकर क्या होना चाहिए। अब इसके पीछे एक छोटा सा तुक्का शुरू हो गया, ये तुक्का भी कह सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसके पीछे कहानी बन गई छोटी सी। आपने कहा सर इस यू को हटाकर यहाँ आई लगाओ। मैं एक बार सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखो। हमारे सामने इस लिखे हुए पहले सेंटेंस में जो कंडीशन हमने बनाई इफ के साथ किसकी, आई की, इसी आई का जिक्र हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अरे हाय ना, कंडीशन का जो सब्जेक्ट, रिजल्ट का भी वही सब्जेक्ट। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इफ के साथ हमने यहाँ ही का यूज किया, भाई रिजल्ट के लिए भी हमने ही का यूज किया, बोलो हाँ। आगे लिखा इफ के साथ रौनक, कहीं ऐसा तो नहीं इसी रौनक के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ही का यूज किया।
अगर हम ध्यान से देखें तो इफ के साथ हमने क्या यूज किया, शी, तो आने वाले रिजल्ट में भी शी का यूज किया। अब अगर इसे मैं देखना चाहूं तो इफ के साथ हमने क्या यूज किया, आई, तो भाई रिजल्ट में भी हमें क्या चीज चाहिए, आई। यहां से हमारे सामने एक छोटी सी बातचीत समझने समझाने की हो गई। और वो बात क्या है, बड़े ध्यान से देखें। हम लोग भैया कंडीशन लिख रहे हैं किसके साथ, इफ के साथ। अब इफ के साथ हम जो भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इसके साथ आने वाली बातचीत कौन सी हुई, वर। अब आगे जो भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, रिजल्ट, वही सब्जेक्ट हमारे इस रिजल्ट में भी लिखा हुआ हमें नजर आया। बोलो हाँ, ठीक है, अरे हाँ है ना। तो यही रिजल्ट हमारे सामने यहां पर लिखने की कोशिश की। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, वरना ये बेवजह का डाउट होगा, और बेवजह के डाउट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अब इस लिखी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने इस सेंटेंस को आपके लिए पढ़ा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम। मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा, ट्रांसलेशन की पहली बार मैं यूज कर रहा हूं, मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा, समझने की कोशिश करें। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं आप होता मैं उसकी मदद नहीं करता। एक बार फिर सुने ध्यान से, अगर मैं आप होता, इस आप होता का मतलब आपकी जगह होता। मैं फिर से ट्रांसलेट कर रहा हूं, अगर मैं आपकी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। मजा आ रहा है, एक बार फिर से बोलूंगा, अगर मैं आपकी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। एक बार फिर ध्यान से सुने, अगर मैं आपकी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद किसने की, हाँ, तुमने की। इसका मतलब उसकी मदद किसने की, तुमने की। एक बार फिर से सुनो, मजाक मजाक में, खेल खेल में नियम बनाएंगे हम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद किसने की, तुमने की। अब अगर तुमने उसकी मदद की तो इसका मतलब ये जो यू लिखा है, ये यू अपने आप में डूअर हुआ। और डूअर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो डूअर को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एक बार इस कहानी को फिर से समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद किसने की, तुमने की। अगर तुमने उसकी मदद की इसका मतलब तुम भी डूअर हो। डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। अरे हाँ या ना। इसका मतलब ये जो यहाँ पर लिखा है यू, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। कहानी बदल गई सर, यानी कि इस वर्ग के बाद जो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ये भी अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। अब यार यहाँ तो एक नहीं दो सब्जेक्ट हो गए। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े नाम लिख देता हूँ, मोहब्बत सामने आ जाएगी। ये हो गया मेरे बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट वन। अरे हाँ है ना, थोड़ी देर पहले हमने समझी थी जो कंडीशन का सब्जेक्ट वही आपके रिजल्ट का सब्जेक्ट चल रहा था। हाँ है ना, इसका मतलब ये अगर सब्जेक्ट वन हुआ तो रिजल्ट के लिए भी क्या चुना बच्चों, सब्जेक्ट वन। अब यहाँ पर जो लिखा मैंने इसको नाम दे दिया सब्जेक्ट टू। क्या नाम दे दिया, हाँ। अब इस बात को फिर ध्यान से सुनो। मैंने आपको कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। इसका मतलब उसकी मदद किसने की, तुमने मदद की। अरे हाँ है ना। इसी वजह से हमने इस यू को किस कैटेगरी में रखा, डूअर। डूअर को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट। ठीक हो गई बात। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन पर थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें। इफ ही वर मी आई वुड ऑफर द सीट। सबसे पहले सभी को पता चल गया वो लिखा हुआ स्ट्रक्चर, उसी के अनुसार चलते हैं। जो सब्जेक्ट फिलहाल हमने कंडीशन के लिए लिखा वही सब्जेक्ट आपके इस रिजल्ट के लिए काम आया। इसका मतलब इस ही की जगह यहाँ पर जो हम लिखने का काम करेंगे वो क्या होगा, ही। अरे हाँ या ना, जो सब्जेक्ट हमारे कंडीशन वही रिजल्ट का सब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है बच्चों। अब हमने दूसरी बात को समझने का काम किया कि भैया इफ ही वर मी, थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि ये अपने आप में डूअर है। डूअर का मतलब सब्जेक्ट। तो क्या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मी हो सकता है, नहीं। तो इस मी को हटाकर इनफैक्ट हम लोग इसको क्या लिखने की कोशिश करेंगे, आई। भाई बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। हम लोग इस बात को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने कहा, आप ध्यान से देख लेना। मैं कम से कम 10 बार इस सेंटेंस को बोल चुका हूँ, तो पूरी उम्मीद है डाउट जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। और बेवजह का अगर कोई डाउट बनाता है डाउट जोन में, तो सर अब मैं उनको ब्लॉक करना शुरू करूंगा। क्योंकि उनकी वजह से जो स्टूडेंट्स कॉशियस हैं, जो सच में जेन्युइन चीजें पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं। उनकी बातें इतनी पीछे चली जाती है, ना मैं देख पाता ना बच्चे देख पाते।
तो बेटा उस ग्रुप के अंदर कचरा फैलाने वाले हिसाब किताब को मैं रोकना चाहूंगा। अब बड़े ध्यान से समझे, इसी लिखे सेंटेंस के मीनिंग को मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता, इसका मतलब उसकी मदद किसने की? आपने की। अगर आपने मदद की तो सर आप इस यू के लिए अगर कह रहा हूं तो ये भी सब्जेक्ट हुआ, डूअर हुआ। अरे हाँ ना, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ तो ये भी अपना सब्जेक्ट हुआ। अरे हाँ ना, रिजल्ट के लिए हमें इसी सब्जेक्ट की जरूरत है। इसी कायदे से हम लोगों ने इस सेंटेंस को सोल्व करना शुरू किया, तो भैया इसी ही का जिक्र आपके रिजल्ट में भी पड़ा। अरे हाँ ना, और ये हमारा लिखा हुआ सब्जेक्ट की तरह होना चाहिए। बोलो हाँ, क्लियर हो गई बातचीत? चलो, अब हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में एक चीज को समझा था जिसे हम कह सकते हैं इन्वर्जन। बोलकर सुनाओ जरा। अरे इन्फेक्शन नहीं यार, इन्वर्जन। फिर से बोलना बच्चों, शाबाश। अब इन्वर्जन का लॉजिक क्या था मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं। इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्जन ने हमें बड़ी खासी बात समझाने की कोशिश की कि जो भी हमारे पास लिखी हुई ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या लिखा बच्चों मैंने? जो भी हमारे पास ये लिखी हेल्पिंग वर्ब है, इसका जिक्र हम हटाकर इस इफ की जगह हम इसका जिक्र लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इफ को हटाकर हम लोगों ने शुरुआत में क्या लिखा? वर। और इस वर के इमीडिएट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे दोस्तों हम लोगों ने लिखने का काम किया किस चीज को भाई? सब्जेक्ट वन को। ठीक होगी यहां तक की बात? हाँ या ना? आगे अगर मैं चलता हूं तो जब वर आपका इस इफ की जगह जा ही चुका है तो इसका मतलब आने वाली बातचीत क्या हो गई? सब्जेक्ट टू। तो लो भैया, अब आपका रिजल्ट तो पहले से ही तैयार है अपने स्ट्रक्चर में। बोल नहीं रहे हो यार? हाँ या ना? तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ये लिखा हुआ सेंटेंस कैसे ठीक होगा? इस सेंटेंस को भी ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा वर, यानी कि ये इन्वर्जन हुआ। अरे हाँ या ना? अब अगर ये इन्वर्जन है तो इस वर के इमीडिएट ये अपना सब्जेक्ट ठीक हुआ। बोलो हाँ। इस सब्जेक्ट के बाद इस हर की जगह इसे भी मुझे सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी कि ये क्या लिखा गया भाई? शी। इसी सब्जेक्ट वन का जिक्र यहाँ पर होना चाहिए, इसका मतलब इसकी जगह भी क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन रहा है, मैं उस करेक्ट आंसर का जिक्र यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और करेक्ट आंसर तैयार हुआ वर, आई, शी, आई would cancel the program। ठीक है बच्चों, अब इस लिखे ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब मान लो अगर ये हमारे सामने कॉमन एरर दिया जाए तो कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर चकरा जाते हैं और वो सोचते ही रहते हैं, अरे यार वर के बाद आई, फिर शी और फिर दोबारा से आई, ये तो यार कहानी हो गई कि खुदा तेरी खुदाई पर पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हम एक को तरसे। इसे देखे ना दिमाग घूम जाता कई सारे स्टूडेंट को, कहता ओ माय गॉड, आई के बीच में शी क्या कर रही है। फिर कुछ लोग हमारे खतरनाक है, वही पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, अरे देख भाई यहाँ पर ना गड़बड़ क्या, मैं तेरे को बता रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं तेरे को बता रहा है। यहाँ पर वर आई शी आई, तू एक काम कर ऐसे बोल, वर आई सी आई, बैंक तो हो जाएगा। शायद आप समझ गए, ये इन्वर्जन की वजह से सेंटेंस लिखा है और इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को एक बार फिर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं कहानी के असली लॉजिक को समझाना चाहूंगा। हम लोगों ने समझा इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल एक ही तरीके से कंडीशन बतानी शुरू की इफ के साथ, के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन हम इसके साथ यूज करते हैं क्या चीज? ये हम लोगों ने समझा निकल कर आए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से, पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से रिजल्ट वुड के साथ V1 ने तैयार किया। अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आखिर ये वर का ही क्यों यूज हुआ भाई। आज बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करो, इस सेंटेंस के अंदर बहुत गहरे राज हैं, इसीलिए इस पर जोर लगा रहा हूं। मैं एक बार इस सेंटेंस को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं उसकी मदद नहीं करता, इसका मतलब उसकी मदद किसने की? आपने। अब ध्यान से समझना, सब्जेक्ट कितने हुए? एक आई और एक सब्जेक्ट कौन हुआ? यू। सब्जेक्ट कितने हुए? सब्जेक्ट एक नहीं, सब्जेक्ट दो हुए। एक दूसरे को ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट एक नहीं दो हुए तो दो सब्जेक्ट होने का मतलब ये सिंगुलर हुए या प्लूरल हुए?
प्लूरल। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर प्लूरल के लिए वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, इफ ही वर आई, सर एक तरफ ही है एक तरफ आई है, सब्जेक्ट कितने हुए? अरे एक से ज्यादा होते ही भाई साहब प्लूरल हुए। जैसे ही आप इसे प्लूरल की तरीके से, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही ये प्लूरल हुए, प्लूरल होने का मतलब मुझे समझ आया, सिंगुलर नहीं प्लूरल। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से हमने यहाँ वर का यूज किया। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ये सोचने की कोशिश करें, सर इन लिखे सेंटेंस में तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, आजो सर समझ लेते हैं। मैंने कहा इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता। अब ध्यान से समझना, इसमें एक तो आई सब्जेक्ट हुआ और दूसरा इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट कौन सा आया? किंग। प्लूरल हुआ, समझ में आ रही है बात? इसलिए सेंटेंस में कहा इफ ही वर अलाइव, यहां पर भी हम इमेजिनेशन में दो सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक वो ही जो मर गया, एक वो ही जो मर गया, एक उस ही को जो से हम इमेजिन कर रहे हैं जो जिंदा होता तो ये काम करता। तो यहां पर ही की कितनी इमेज तैयार हुई? दो, एक जो मर गया और एक जो जिंदा होता तो आने वाले रिजल्ट को एग्जीक्यूट करता, प्लूरल। इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज किया? वर। देखो बच्चों, छोटी सी बात को समझने के लिए आई थिंक आई टुक मोर देन 30 मिनट्स, और यही है मेरे जेन्युइन एफर्ट्स। जान लड़ाता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए, और समझाना मेरा फर्ज है। बड़े ध्यान से इस कथा को लिखें, फिर आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ ली होगी और लिखने का प्रयास भी कर लिया होगा। इमेजिनेशन की एक बातचीत थी। इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल, हम तो इसे एक ही तरीके से ग्रामेटिकल सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है जी। प्योरिस्ट एक ग्रामेरियंस की सेगमेंट है जिन्हें हम प्योरिस्ट कहते हैं। प्योरिस्ट का मतलब वो जो सिर्फ नियमों पर सटीक बात करना चाहते हैं या करना जानते हैं। और प्यूरिस्ट की अगर बात करें तो उनका एटीट्यूड बड़ा रिजिड होता है चीज़ों को लेकर, वो ज़्यादा दाएं बाएं स्ट्रक्चर्स को डैमेज नहीं होने देते। बाकी स्पोकन इंग्लिश में तो कोई लिमिट ही नहीं होती बच्चों, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, कह सकते हैं। इमेजिनेशन या हाइपोथेसिस को बताने के दो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स में लूंगा और उसके बाद फिर एक रटी हुई बात को घुमाकर लाऊंगा। बहुत दिनों से वो दिल में बैठा रखी किसी ने, आज उसे ठीक करके मान लूंगा, माँ कसम। इस इमेजिनेशन को या हाइपोथेटिकल बातचीत को बताने के लिए आप दो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। क्या लिखा मैंने? शाबाश, आई विश। कभी कभी हम इसी के लिए यूज कर सकते हैं क्या चीज? वुड दैट। क्या लिखा मेरे भाई? इस आई की जगह आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है कि इनके स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं? वर। सभी को पता चल ही चुका है कि वर इनफैक्ट है तो है क्या? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये तो हो गई हमारी बात। मैं सीधे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विश। आई, एक चॉइस वॉज, एक चॉइस वर, एक चॉइस एम, एक चॉइस मैंने दे दी आपके लिए। चलो कोई खोज करता हूँ, नहीं करता। आई विश आई वॉज वर एम अ किंग। पुराना ही सवाल
शक्ल बदल कर मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है जी। तो बात में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आप अगर विश कर रहे हैं तो इमेजिनेशन की बात है और इमेजिनेशन की बातचीत है तो ठीक है जी, सिंपल सी बात हुई। चलो एक सेंटेंस और लिखता हूँ इसी खुशी में आपके लिए। मैंने कहा आपके लिए, वुड दैट शी वॉज वर इज अलाइव। पुराना ही सवाल फिर घुमा के मैंने शक्ल बदल दी, ठीक है जी। तो ये भी आपकी बात अगर करे तो ये आपकी बताते हैं इमेजिनेशन के बारे में। और इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं काश। कभी कभी हम इमेजिन के लिए ये हिंदी में भी बोल देते हैं, पर मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं लिखूंगा क्योंकि हिंदी में आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे बाद में। तो वुड दैट शी अलाइव, जिंदा है नहीं, आप सोच रहे हैं तो वर्क के लिए आपने बात की, ठीक है जी। एक बार इस बात को लिख लो फटाफट से, फिर मैं एक रटी हुई बात पर अटैक करूंगा। टेक योर टाइम प्लीज। जो बातचीत अब मैं करने शुरू वाला हूं भैया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल अंधाधुंध रटी हुई है। मैं आपके हर एक रटने की आदत को ख़त्म करूंगा, ठीक है भाई। और मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक बात को बड़े प्यार से, लॉजिकल तरीके से आप सीखें, समझें, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ठीक है। ये आप लोगों का अधिकार है और इस अधिकार का आप लोगों को नहीं सर, टीचर की खुद जिम्मेदारी है कि ये आपको फुलफिल किया जाए। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि हर किसी को उसके राइट्स मिले, तो वही मेरा काम है। आपका राइट है सीखना, मैं सिखाना चाहूँगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, कहानी को लेके चल लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इन सेंटेंसेस को ना आप सिर्फ अपनी ज़बान से हल करेंगे, लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है जी। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें समझने के लिए आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिख सकूँ, क्योंकि समय आखिर में कैलकुलेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करें तो बेहतर होता है।
दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इंग्लिश में अगर हम कहें तो मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे मुझे लगता है इस वाले सेक्शन को या इन तरह के सेंटेंसेस को बहुत खूबसूरती से पढ़े रटे याद किए हुए हैं। और इसलिए आप सभी के सभी देवता हैं, देवियाँ भी हैं, साक्षात ब्रह्मांड के मालिक भी हैं। बेहोशी क्यों आती है? सीधी बात, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं, इसलिए बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस कब तक ख़त्म हो जाएगा? कल ख़त्म कर देते हैं बेटा। सिलेबस नहीं, ये सोचो अब की बार आखिरी बार। मेरे बच्चे, जब मन में ये आग लगे ना कि आज तक तो हम लोगों का बेवकूफ़ी बनाया जा रहा था यार, ये कहानी क्या होती है अब समझ में आ रही है। अब तक तो हम लोगों को सरफेस पर घुमा के 4 नियम लिखवाए, रटा दिए, चल भाई होले तारा रारा। अब नहीं चलेगा, ये गोपाल वर्मा की कहानी है, प्यार से समझो, मजा आएगा। हटाओ सारी की सारी बातें। मैं कभी कभी चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भले ही बोल देता हूँ, पर दिल साफ सच्चे तरीके से सीखना आपको ज़रूरी है। बड़े ध्यान से सुनो मेरे भाई, बड़े ध्यान से। इमेजिनेशन की हमने बात की पिछली क्लास में। पिछली क्लास का मतलब ये जो हमने समझा थोड़ी देर पहले भी, और हाइपोथेटिकल की भी बात की हमने, हाँ या ना? अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि कथा आगे बढ़ रही है? मैं इसे कथा क्यों कहता हूँ, इसका भी खास वजह है। कथा कहने की खास वजह ये है कि जब हम इस सारे के सारे कंटेंट्स को श्रद्धा भाव से देखते हैं ना, तो एक ही बार में याद करने का मन करता है, समझने का मन करता है। चलिए, लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग ये मान के चलते हैं चलो चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, बढ़िया हो रहा है। अब ध्यान से समझो भैया, इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो इमेजिनेशन के लिए 2 सवाल दिल में आए, ठीक है? दोनों का बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना। फाइन। मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा था, इफ आई वर यू आई वुड नॉट हेल्प हिम, यही लिखा था बच्चों। इस बात के आधार हैं, 2 चीजें तैयार करनी है मुझे, इसके बेस पर ध्यान से सुनकर अपने मन में जवाब देना, क्योंकि आपके मन में भी शायद मैं ही सुन रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता। ठीक है बच्चों, पहला सवाल इसमें उठता है, पहला सवाल उठता है कि इमेजिनेशन का ताल्लुक कौन से टेंस से हुआ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? सोचें। मैंने आपसे फिर सवाल पूछा, इमेजिनेशन का ताल्लुक कौन से टेंस से होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? फिर ध्यान से सुने और सोचें। मैंने आपसे सवाल पूछा, इमेजिनेशन का ताल्लुक कौन से टेंस से होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? आफरीन, इमेजिनेशन का ताल्लुक पास्ट से हुआ। अगर मेरा दोस्त जिंदा होता, जिंदा होता वो पास्ट में, मैनेज करता वो प्रेजेंट में। बड़े ध्यान से समझो, चीजें बड़ी आसान है। मैं अगर कहूं अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसकी मदद नहीं करता, सर आपकी जगह मैं होता पास्ट में, मदद करने की सोच रहा हूं मैं प्रेजेंट में। दूसरे तरीके से आओ, मैंने कहा अगर मैं करोड़पति होता, गलत जा रहे हो ध्यान से सुने, अगर मैं करोड़पति होता मैं उसकी मदद करता। करोड़पति होता पास्ट में, मदद करता प्रेजेंट में। पहली बात तो हमें समझ में आई, इमेजिनेशन का ताल्लुक पास्ट टेंस से है, बोलो हाँ। अब दूसरी बात समझें। मैंने कहा अगर मेरा दोस्त जिंदा होता वो प्रोग्राम मैनेज करता। जिंदा होता वो पास्ट में, मैनेज करता वो प्रेजेंट में। अब इसका ठीक दूसरा मीनिंग निकलता है, उसे समझें। मैंने कहा अगर मेरा दोस्त जिंदा होता वो प्रोग्राम मैनेज करता। दोस्त जिंदा है नहीं है, प्रोग्राम मैनेज हुआ नहीं हुआ, बोलो हाँ। अगर मैं करोड़पति होता मैं उसकी मदद करता। इसका मतलब मैं करोड़पति नहीं हूँ, गलत जा रहे हो, ध्यान से सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। क्या मैं करोड़पति हूँ? नहीं। मैंने कहा अगर मैं ऐश्वर्या राय होती मैं अभिषेक के साथ शादी नहीं करती। क्या मैं ऐश्वर्या राय हूँ? नहीं हूँ। अब मजाक मजाक में नियम बन गया मेरे बच्चों। इमेजिन हम उस चीज को करते हैं जो है नहीं, यानी कि इमेजिनेशन में जो भी सेंटेंस हमने कहा ठीक मीनिंग उसके ऑपोजिट निकल रहा है, बोलो हाँ। इमेजिनेशन पास्ट से संबंधित हुई, मीनिंग ठीक ऑपोजिट निकला। अब बड़े ध्यान से समझो, मैंने एक सेंटेंस कहा, मेरे 2 नियम तैयार हो गए। इमेजिनेशन का ताल्लुक पास्ट से है और जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचना, 2 नियम तैयार हुए। मैं अगर आपके सामने ये कहूं इस समय तक हम टेंस कंप्लीट कर लेते,
इसका मतलब हमने टेंस कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखें तो कहानी समझ में आएगी। अगर आप इस हिस्से को ध्यान से पढ़ रहे हैं, इट इज़ टाइम, तो ये वाला जो हिस्सा है इनफैक्ट वो बताने की कोशिश कर रहा है इमेजिनेशन के बारे में। और सभी लोग अभी अभी ये चीज़ समझ के आए हैं कि इमेजिनेशन का ताल्लुक पास्ट टेंस से है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ करने की कोशिश की, कंप्लीटेड। अरे बोलो हाँ। यहीं से हम लोग एक एक करके नियम थोड़े थोड़े तैयार करने शुरू कर देंगे जी, ठीक है। नियम सबसे पहले हमें समझ आया कि लिखे हुए कभी कभी सेंटेंस में हम लोग क्या लिखा देखते हैं, इट इज टाइम। टाइम की जगह हो सकता है हम लोगों को लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाए मोमेंट। क्या लिखा मैंने, अरे आवाज नहीं आ रही भाई, मोमेंट, ठीक है जी। ऐसा कोई भी शब्द हम लोगों को लिखा हुआ मिले, कहानी ये कह देती है कि सर ये जो हिस्सा है इनफैक्ट ये बताने की कोशिश करता है इमेजिनेशन। क्या बताने की कोशिश करता है, इमेजिनेशन। अब जब ये इमेजिनेशन बताने की कोशिश करता है तो सर इमेजिनेशन का तो नियम ये कहता है आगे आना चाहिए वर, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें सेकंड फॉर्म ऑफ वर। भाई साहब मैंने क्या लिख दिया, वर, या फिर अगर मैं कहूँ तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर। यही तो हुई बातचीत भाई, हाँ ना। फिर हम लोगों ने एक अगले सेंटेंस को भी ध्यान से समझने की कोशिश की। देखो फिर से समझे, ये सेंटेंस लिखा इट इज टाइम शी ब्लैंक कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यही लिखा है। अब अगर मैं ये सेंटेंस को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके समझूं कि इस समय तक उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होता, इसका मतलब उसने कंप्लीट नहीं किया। अगर कंप्लीट नहीं किया और आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ये आपकी इमेजिनेशन हुई। इमेजिनेशन हुई इस सेंटेंस की वजह से, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरे सेंटेंस को अगर ध्यान से हम समझें तो यहाँ से एक बात और समझ आई, ज़रूरी नहीं कि हमें इट इज़ टाइम लिखा मिले, इट इज़ मोमेंट लिखा हुआ मिले। कभी कभी इन्हीं लिखे हुए शब्दों के साथ इट इज़ टाइम या मोमेंट के साथ हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है हाई, हाई नहीं तो लिखा हुआ मिलता है राइट, राइट नहीं तो इसी की जगह लिखा मिलता है एप्रोप्रिएट। बोल नहीं रहे यार, ठीक है जी। कभी कभी इन्हीं के साथ लिखा मिलता है एग्जैक्ट, तो इसका मतलब हम लोगों को इनके साथ अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो इनके साथ लिखा हुआ मिल सकता है टाइम, या फिर आप लोगों ने अभी ऊपर ऊपर लिखा है मोमेंट। क्या लिखा भाई साहब, मोमेंट। तो इट इज़ के साथ हाई टाइम, राइट टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, कुछ भी लिखा मिले, कहानी वहीं की वहीं जाकर रह गई कि आने वाली बातचीत किस में चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर अगर मैं कहूँ तो क्या चीज़ कही, वर। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। तो इसका मतलब इस लिखे हुए सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक इमेजिनेशन क्रिएट हुई, इसीलिए हम लोगों ने इसके बाद आने वाले सेंटेंस को किस में फिल किया, कि सेंटेंस 3 की बात करते हैं। इट इज राइट मोमेंट, तो ये भी हमारी इमेजिनेशन की बात कर रहा है। केशव टेल, टेल नहीं सर, हम इसके लिए यूज करते हैं क्या चीज, टोल्ड। इमेजिनेशन हमेशा पास्ट में बताई जाती है और अधिकतर स्टूडेंट्स को ये रटाया गया। देखो बच्चे, इट इज टाइम लिखा मिले, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए। भाई साहब अगर कोई पूछ ले क्यों आ जाए, तो यही बेहोशी हो जाती है। बच्चे चीज़ों को समझें। सेंटेंस आगे लिखा है हमारे सामने, दिस इज राइट टाइम, फिर से वही इमेजिनेशन की बात हुई, हाँ या ना। अब इमेजिनेशन की बात है तो इमेजिनेशन की ही वजह से आने वाले टेंस की बात हम लोगों ने रख दी पास्ट में। एक अगला सेंटेंस लिखा है, इट इज एप्ट मोमेंट, फिर वही इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन होने की वजह से मिस्टर शर्मा आगे बी के अकॉर्डिंग क्या फिल करवाओगे बच्चों, इमेजिनेशन की बात है तो सब्जेक्ट कैसा भी लिखा हुआ हो, क्या लिखा जाए, वर्ब के साथ। आगे लिखे सेंटेंस को ध्यान से समझने का काम करें। लिखा है इसने, इट वॉज द सेकेंड टाइम। इसे सेंटेंस को पढ़कर मुझे कुछ कुछ होता है, बताऊं कैसे, कुछ कुछ होता है कैसे, ध्यान से देखो, बड़ी खूबसूरत बात सामने है बच्चों। इसे देखो पढ़कर, ये क्या लिखा है, आवाज नहीं आ रही यार, सेकेंड। अब अगर इस सेंटेंस को मैं ध्यान से समझूं तो इसके पीछे कुछ कहानी जुड़ी हुई है। अगर मैं ये कहता हूं इट वॉज द सेकेंड टाइम ब्लैंक, जो भी आगे लिखा है आरू ब्लैंक कम लेट, ये समय है आरू दूसरी बार लेट आई। अगर मैं कह रहा हूं दूसरी बार लेट आई, इसका मतलब इससे पहले भी वो लेट आई है, बोलो हाँ। अगर दूसरी बार कोई इंसान लेट आया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो इंसान पहले भी लेट आया है, और अगर वो इंसान पहले भी लेट आया है, बात सच हुई, ये इमेजिनेशन तो नहीं है। मैं दूसरी तरीके से समझता हूं, अगर मैं किसी इंसान को ये कहता हूं तुमने दूसरी बार ये गलती की है, इसका मतलब उस इंसान ने यही गलती पहले भी की है। अरे जब पहले की है, दूसरी बार कर रहा है या की है, तो इमेजिनेशन तो ये नहीं है। बात कुछ पल्ले पड़ी।
इमेजिनेशन का तो ताल्लुक नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ इमेजिनेशन का लॉजिक काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इस कथा को समझते हैं। मेरे सामने लिखा है ये सेंटेंस, इट इज द बेस्ट मोमेंट। अगर मैं इसे ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो टाइम वाली बात तो अपनी जगह थी, बिल्कुल ठीक, लेकिन यहां पर एक बड़ा प्यारा शब्द मुझे लिखा हुआ मिला भाई, बेस्ट। इस बेस्ट को देख के कुछ याद आता है, हमने पिछली किसी क्लास में समझने की कोशिश की थी। सेंटेंस रिकॉल करता हूं, लिखा था सेंटेंस हमने, द रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट आई ब्लैंक सी सॉ हैव सीन हैड सीन। आहा हा हा, पहुंच गए सही जगह। हम लोगों ने पिछली किसी क्लास में एक शॉर्टकट बनाया था और उसमें हमने सुपरलेटिव डिग्री का लॉजिक तैयार किया था। ठीक है, हमने सुपरलेटिव का क्या लॉजिक तैयार किया था, आओ जरा उस बातचीत को फिर से याद करते हैं। एग्जामिनेशन कहता है कि इट इज के ठीक बाद अगर मुझे लिखा हुआ मिलता है, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, और इस सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद मैंने लिखा टाइम, मोमेंट, पल, कुछ भी लिखो, आई डोंट केयर, पर मेरी सुपरलेटिव डिग्री को देखते ही मुझे याद आता है क्या चीज, सुपरलेटिव डिग्री को देखते ही मुझे याद आता है कि सर आने वाली जो भी बातचीत है हम उसके लिए यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। भाई कौन सा टेंस लिखा मैंने, परफेक्ट टेंस। चलो मैं थोड़ा सा खूबसूरती से लिख देता हूं, हम आगे यूज करते हैं भाई कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस, ये हमें पता है, हाँ या ना। और इस सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए हम लोगों को याद आया शब्द के आखिर में EST, IEST, मोस्ट या फिर लीस्ट हमें लिखा मिलता है, हाँ या ना। मैं एक बार फिर कह देता हूं बच्चों, जितना मैं आगे चलता जाऊंगा उतना मैं पिछली क्लासेस को रिलेट करना शुरू करूंगा, और यही चीज है इस क्लास को सीखने समझने की खूबसूरती की वजह है। रिवाइज करना अपने नोट्स को, आपने लिखा है सुपरलेटिव डिग्री का लॉजिक कहीं पर, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ समय बताने वाला कोई भी शब्द लिखा हो, हम परफेक्ट की बात करते थे भाई, हाँ या ना। अब यहाँ अगर बातचीत प्रेजेंट की लिखी है तो ये टेंस हमारे सामने आगे जुड़ गया प्रेजेंट परफेक्ट का, अरे हाँ ना। यहाँ अगर इसकी जगह वॉज लिखा होता तो हम इसी की जगह क्या यूज करने की कोशिश करते, पास्ट। बताओ, कोई नियम तो है ही नहीं, लॉजिक अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। अब इसका मतलब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ लिखी है हमारे सामने सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री, और लिखी है ये कौन से टेंस में, तो इसी की वजह से शायद आने वाले ऑप्शन के लिए हम लोगों ने चुना हैज, और उसके बाद हमने लिखा कलेक्टेड। भाई बात समझ में आ गई बहुत अच्छे इंसान है। अब इस बात का हम लोगों ने जिक्र लिखा। अब मैं आता हूं अपने इस वापस सवाल पर। इस सेकंड को हम इनफैक्ट ग्रामेटिकली अगर समझें तो इस सेकंड को अगर ग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करें तो दोस्तों इसी के लिए हम कहने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। क्या कहते हैं भाई, आवाज नहीं आ रही भाई, ऑर्डिनल्स, फिर से बोलना जरा, शाबाश, ऑर्डिनल्स। ठीक है, अब इन ऑर्डिनल्स की हम बात करें तो ऑर्डिनल्स हम कहते हैं किन शब्दों को जो क्रम बताते हैं। क्या बताते हैं, क्रम। मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल में घंटी बजेंगी। ऑर्डिनल की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमने यूज किया फर्स्ट, हमने इसके लिए यूज किया सेकंड, हमने इसके लिए यूज किया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एटसेट्रा, ये सब आपके ऑर्डिनल हैं। अब कहानी को समझना बड़ी मजेदार लगेगी। मैं अगर कहूँ राहुल क्लास में फर्स्ट आया, मैंने क्या बोला, राहुल क्लास में फर्स्ट आया। मैं अगर ये कहता हूँ राहुल क्लास में फर्स्ट आया, इसका मतलब राहुल के मार्क्स क्लास के सभी स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा हैं। फिर सुने ध्यान से, मैंने कहा राहुल क्लास में फर्स्ट आया, इसका मतलब राहुल के मार्क्स का कंपैरिजन जब सभी से किया तो आखिर में पाया कि राहुल के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है जो ऑर्डिनल्स हैं ये भी अपने आप में किस कैटेगरी से निकल कर आए, हा, सुपरलेटिव डिग्री से। तो अगर ये सुपरलेटिव डिग्री से है तो इसका मतलब इनका भी कायदा आगे किसके साथ जुड़ गया, परफेक्ट के साथ। अब आपके सामने चॉइस मैंने खड़ी करी, लिखे हुए सेंटेंस नंबर 6 में चॉइसेस आर। सबसे पहली चॉइस दे दी मैंने आपके सामने केम, दूसरी चॉइस मैंने आपके सामने दे दी कम्स, तीसरी चॉइस मैंने आपके सामने दे दी हैज कम, और चौथी चॉइस आपके सामने दे दी हैड कम। आप बताओ सर किसे टिक करेंगे
आगे जी कहानी समझ में। देखो हर तुक्केबाज को ये सिखाया जाता है, बेटा ये लिखा मिले तो सेकंड फॉर्म लगा दो। यहाँ तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि सेकंड फॉर्म का ताल्लुक किस बात से और किस बात से नहीं है। यहाँ एक स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चल पाता एग्जामिनेशन जानना क्या चाहता है, और हम तुक्के के चक्कर में ये सोचते हैं कि हम सुपर हिट हैं। अरे भाई साहब बचो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट से हैं, वो हमारे पास ये पर्टिकुलर मैसेज भेजते हैं फेसबुक पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वो बार बार हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं, सर हमारे एरिया में 400 रुपये में किताब पूरी रटवा रखी है टीचर ने। मेरा मन करता है ऐसे टीचर्स को बहुत तारीफ करूं। बच्चों बचो, शिकार मत बनो, चीज़ों को समझो, ठीक है। इस सुपरलेटिव का जिक्र हम करें तो सुपरलेटिव और ऑर्डिनल्स एक ही तरह से काम करते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने इसके लिए चुना। पहले यहाँ देखा क्या लिखा है भाई, अगर पास्ट की बात लिखी है तो पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट के साथ परफेक्ट को ही चुना हम लोगों ने। अरे हाँ है ना। अब आज कथा आगे लेके चलते हैं। इमेजिनेशन का खेल चल रहा और घुमाना शुरू कर दिया मैंने। इस लिखे सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। यहाँ लिखा है हमारे सामने शी विश्ड। बड़े ध्यान से देखो, आप अगर किसी चीज की विश करते हैं, देखो दो मीनिंग समझ आ रहे हैं। आप अगर किसी चीज की विश करते हैं तो पहली बात तो ये, विश आप उस चीज के लिए करते हैं जो आपके पास है नहीं। बोलो हाँ। आप विश जिस भी चीज को करते हैं, वो चीज जब आप विश करते हैं तो वो चीज आपके पास्ट से रिलेटेड हुई। पास्ट में वो चीज आपके पास होती तो आप उसका प्रेजेंट में। दूसरे तरीके से इस बात को समझो, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, यानी कि गाड़ी नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं काश मेरे पास गाड़ी होती, तो इसका मतलब गाड़ी होती पास्ट में, रिजल्ट देखने को मिलता प्रेजेंट में। पहली बात तो ये। फिर मैंने कहा काश मेरे पास गाड़ी होती, इसका मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं है। लॉजिकल चीजों को आगे लेके चलते हैं। इस इंसान ने इस इमेजिनेशन को पास्ट से अगर जोड़ दिया है, तो पास्ट से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आने वाले ऑप्शन को, वैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन आपके सामने गलत लिख दिया, ये अंडरस्टैंड मुझे लिखना था। अब आपके सामने चॉइस क्रिएट करने की बात हो गई। सबसे पहली चॉइस अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मोहन अंडरस्टैंड्स, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस, मोहन अंडरस्टूड। तीसरी चॉइस अगर मैं कहने की कोशिश करूं, हैज अंडरस्टूड। और चौथी चॉइस अगर मैं कहने की कोशिश करूं, हैड अंडरस्टूड। इसे समझ लो बच्चों, क्योंकि अगले सवाल इसी पर घुमाऊंगा मैं। यहां पर इस लिखी हुई बातचीत में अगर लिखा होता शी विशेस, तो मुझे मार्क करना पड़ता अंडरस्टूड, है ना। कंडीशन हमारे सामने प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। इसलिए हम यहाँ पर इमेजिनेशन की वजह से अंडरस्टूड कहते हैं, पर यहाँ तो बात विश्ड की है। अगर बात विश्ड की है तो हमने पास्ट परफेक्ट को चुनने का काम किया। तो यहीं से एक अगली ट्रिक हम लोगों ने समझने की कोशिश की। हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं क्या चीज, विश। अब ये प्रेजेंट की बात अगर मैं करता हूं तो आप लोग समझ ही गए हैं कि इस प्रेजेंट की वजह से ही हम लोगों ने आगे जो बात करने की कोशिश की, हम यूज करते सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब, यही यूज करते भाई, है ना। अब अगर मान लो इसी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग आगे यूज करते हैं विश्ड, क्या यूज किया, तो अगर बात पास्ट की हुई तो हम लोग यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं परफेक्ट। अरे बोल नहीं रहे यार। और ये परफेक्ट तो स्पेसिफिक बना क्योंकि बात पास्ट की हुई, तो इसीलिए किसके साथ यूज किया, पास्ट परफेक्ट। लॉजिक अपने आप बनते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों ने ध्यान से समझा, इट वॉज राइट मोमेंट। अगर मैं समझना चाहूँ तो बात पास्ट की हुई, इसीलिए यहाँ पर बी कहने की जगह हम लोग कहने की कोशिश करेंगे हैड बीन। बात पास्ट की हुई। अगर यहाँ पर इट इज राइट मोमेंट, देखो ऐसा ही सवाल हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, दिस इज राइट टाइम, या फिर इसकी बात करूँ दिस इज एप्ट मोमेंट, तो हमने यहाँ पर यूज किया वर, बी की सेकंड फॉर्म। अरे हाँ है ना। अब अगर यहाँ लिखा है इट वॉज राइट टाइम, तो सर अगर वॉज का मतलब बात पास्ट में चली गई या मोर पास्ट में चली गई, इसलिए बी की सेकंड फॉर्म ना यूज करके हमने थर्ड फॉर्म यूज की पास्ट परफेक्ट के लिहाज से। अब आओ एक अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस लिखा इट इज टाइम, तो आगे आप क्या कहोगे, हाँ, बस यही मार खा गए आप लोग। इस बात को समझने से पहले एक बार रिवर्स में मैं चलना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुने। यहाँ लिखा है इट इज़ टाइम, ये हमारे सामने सेंटेंस हुआ जो इमेजिनेशन बताता है, और आगे ये जो भी कुछ लिखा है पूरा का पूरा सेंटेंस है जो इस इमेजिनेशन का रिजल्ट बताता है। बोलो हाँ,
ठीक हो गई बात। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहले दिन की क्लास में मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी, जरा याद करो वो कुर्बानी। हमने पहले दिन सेंटेंस के, देखो मैं फिर कह रहा हूं, जितना आगे चलूंगा पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स को उठाना शुरू करूंगा। मैं अगर कहूं, हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को पहले दिन दो हिस्सों में बांटा था। एक हमने कहा मेरे दोस्तों कंप्लीट मीनिंग, क्या कहा मेरे भाई? कंप्लीट मीनिंग। दूसरी बात हम लोगों ने कही क्या? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहा? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की हम बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रखते हैं। बोलो हाँ। अब इस बात को ध्यान से समझें भाई। इस लिखे हुए हिस्से को अगर मैं देखता हूं तो ये इमेजिनेशन एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिए बैठे हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसको आगे देखते हैं तो भैया ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। अरे हाँ है ना? सभी के सभी सेंटेंसेस में ध्यान से देखो जी, ये हमारा सेंटेंस 1 हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये दूसरा सेंटेंस हुआ, इसके पास सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही और ये ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। ये हमारे सामने फिर से एक पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ। आगे अगर मैं देखूं तो फिर से ये भी एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अरे हाँ या ना? बिल्कुल ठीक जा रही है बातचीत। अब अगर इस तरीके से मैं देखूं तो देखो दूसरे हिस्से पे अपना सब्जेक्ट है, ये भी अपना सब्जेक्ट है, ये भी अपना सब्जेक्ट है, ये भी अपना सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी अपना सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी अपना सब्जेक्ट है। देखो इस लिखी इमेजिनेशन के बाद क्या आने वाले सेंटेंस के पास अपना कोई सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट नहीं हमें मिलता तो जो भी हमारे सामने वर्ब लिखी है हम उसी के साथ टू जोड़कर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखते हैं। इसकी वजह क्या है? ये वर्ब एडवांस बताएगी। लो जी, एक अगली ट्रिक और हमारे सामने आ गई। अगर लिखी हुई बातचीत में मुझे नजर आए इट इज टाइम, क्या लिखा भाई? इट इज टाइम की जगह एक और लिख सकते हैं मोमेंट, या फिर लिख सकते हैं हाई टाइम, राइट टाइम, एप्रोप्रिएट मोमेंट, एग्जैक्ट मोमेंट, राइट मोमेंट, हाई मोमेंट, जो लिखना चाहे आप लिखें। आप चाहे यहां लिखने की कोशिश करें सुपरलेटिव डिग्री, कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल, जो लिखना चाहे लिखें, फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन ये कहती है कि अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो जो भी मेरे दोस्तों वर्ब है उसके साथ हम क्या चीज को जोड़ देते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये जो लिखी है हम लोगों ने बातचीत, इन सभी से ठीक पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। भाई साहब इनसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इनसे ठीक पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। से ठीक पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कहानी समझ में आ रही है? जिस इट इज टाइम को हम इतना आसान समझते थे, इसके पीछे कितने गहरे राज निकलते जा रहे हैं। जितने स्टार मैं बना रहा हूँ ये इतनी तरह के क्वेश्चंस हैं। पेपर कभी मुश्किल नहीं होता मेरे दोस्त, ये याद रखना। पेपर को मुश्किल बनाती हैं दो चीजें। एक चीज, अगर आपका एटीट्यूड गलत है एग्जाम को लेकर, अगर आपके दिल ने ये मान लिया इंग्लिश मुश्किल है तो सर इंग्लिश मुश्किल है, कोई आसान नहीं बना सकता। और दूसरी चीज आपका लेवल ऑफ नॉलेज, जितना धीरे धीरे अपने लेवल ऑफ नॉलेज को उठाओगे सर मुश्किल हो ही नहीं सकती। इंग्लिश ही नहीं, मैथ्स का भी मुश्किल नहीं हो सकता। अब की बार आखिरी बार मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करूंगा, हर हालत में करूंगा, क्योंकि आप ही के बीच बैठा है कोई ना कोई, वो जो टॉप रैंकर बनेगा आप ही के बीच वो बैठा है जो नंबर 1 रैंक निकालेगा। और ध्यान रखना ये जिद की बात है कि मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, तुम मगर साथ देने का आज की नहीं। आखिरी सेंटेंस है, बड़े ध्यान से सोच के बताओ। मैं आपके लिए चॉइस तैयार कर रहा हूं। पहली चॉइस मैंने आपके सामने लिख दीजिए रियलाइज्ड। दूसरी चॉइस मैंने आपके सामने की रियलाइजेज। तीसरी चॉइस मैंने आपके सामने लिखी हैव रियलाइज्ड। और एक चॉइस मैंने आपके सामने लिख दी टू रियलाइज। जचाओ मेरे दोस्तों कहानी को। तो क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या देर लगती है मेरे दोस्तों को? देखो ध्यान से, आपने यहाँ से यहाँ तक की बात की, आपने देखा ये सेंटेंस है और ये वो सेंटेंस है जो बताना चाहता है इमेजिनेशन, हाँ या ना? आगे मैंने लिखा देखा 4 के बाद ये जो भी शब्द है बेसिकली ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। क्या आप किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं देम से? देम आर माई फ्रेंड्स, ना जी ना, आप कहोगे दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं बच्चों, तो इसका मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट तो
नहीं है। अब अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा मिला तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आने वाली वर्ब के साथ क्या चीज चिपका दिया भाई, इसीलिए हम लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया टू रियलाइज। इज माई पॉइंट क्लियर? मेरे साथ मिलके एक बार रिवाइज कर लो, मेरे दिल में आ रही है ये बात और मैं मानूंगा नहीं। एक बार बड़े ध्यान से सुनी सारी कथा को, फिर आगे चलने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, दो बातें हमने कही, एक एक करके पहले रिवाइज कर लो भाई। मैं देखो मार्कर भी रख रहा हूँ, आगे चलूंगा बाद में, पहले मेरे बच्चों को आना चाहिए हर एक चीज। इमेजिनेशन को लेकर दो बातें हम लोगों ने समझनी है। प्लीज सारे अब ये लिखना, दाएं बाएं का ध्यान हटा के और बिल्कुल ध्यान से सुने और समझे, ठीक। इमेजिनेशन का ताल्लुक पास्ट टेंस से हुआ। किससे हुआ? पास्ट टेंस से। दूसरी बात, इमेजिन हम उस चीज को करते हैं जो है नहीं। अरे हाँ है ना। अब मैं इसको हाइपोथेटिकल कहूँ तो भी यही हुआ, जो हो नहीं सकता उसका सोचना। तो ये दो बातें हमें समझ आई। अब इसी को लेकर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने कहा, इस समय तक हम ये टेंस कंप्लीट कर लेते। इसका मतलब हमने टेंस कंप्लीट नहीं किया। अरे टेंस को कंप्लीट करते पास्ट में, प्रेजेंट में तो मैं बोल रहा हूं। अब इसी की वजह से हम लोगों ने इट इज टाइम को समझा, तो ये इट इज टाइम बताती है इमेजिनेशन। आगे जो भी हमारे सामने सेंटेंस लिखा है, हमने इस इमेजिनेशन की ही वजह से आगे क्या यूज किया? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इसमें एक कंडीशन हमें समझ आई, ये सेंटेंस है, अगर सब्जेक्ट लिखा है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। यहां पर बात समझ में आ गई भाई? हाँ या ना? लेकिन अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर ना आए, जैसे हमारे सामने सेंटेंस आया नंबर 10, इट इज टाइम, सब्जेक्ट अगर लिखा नजर नहीं आया तो जो भी आने वाली वर्ब है उसके साथ हम जोड़ देते हैं टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हम लोगों ने पुरानी बात को रिलेट करने की कोशिश की लिखे हुए सेंटेंस में। इमेजिनेशन में ही हम लोगों ने सर सुपरलेटिव डिग्री लिखी, तो भैया ये सुपरलेटिव डिग्री की वजह से इमेजिनेशन नहीं, ये तो रियल एक्शन हुआ। और इसी की वजह से हम लोगों ने आने वाली बातचीत में परफेक्ट टेंस का यूज किया। और परफेक्ट टेंस को लेकर हमने ये दो लॉजिक्स तैयार किए। बोलो हाँ। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इमेजिनेशन की बात की थी, और उस इमेजिनेशन के लिहाज से हम समझे कोई भी सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट में कहता है बात तो सेकंड फॉर्म या वर्ब आप यूज करते हैं। अगर कोई भी बातचीत लिखी मिले आपको पास्ट में विश्ड के साथ, है ना, तो सर ये आपका परफेक्ट में गया, अगर पास्ट की बात है तो। बड़े ध्यान से लिखें, समझें, उसके बाद चलते हैं आगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को बड़े ध्यान से सुने, समझें, पढ़ें, ठीक है बच्चों? इसके लिए मैं रुक रहा हूं आपको, मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, ध्यान से लिखें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स। This is one of the most important things you will ever learn in English.
चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद लग रही है कि आप लोगों ने इसे लिखा होगा, समझा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और देखो बच्चों, एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा, ज्ञान कभी किसी का गुलाम नहीं होता, ठीक है? ज्ञान कभी किसी का गुलाम नहीं होता और सीखने वाले को कोई लाचार नहीं बना सकता, ठीक है जी? और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो सिखाने वाला तो भैया सब कुछ सिखाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत उनसे होती है जो चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उन्हें रटते क्यों हैं? सीखने का, समझने का प्रयास तो करो यार। इमेजिनेशन के दायरे को हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की, ठीक है मेरे भाई? अब इस इमेजिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा दूर चल लेते हैं, है? आओ, एक बहुत खूबसूरत बात करना चाहूँगा। मैं आपके सामने इस कंडीशनल सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रहा था, उसी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अदर कंडीशनल सेंटेंस, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और जिनको लेकर अगर नियमों से हम इसे बांधें तो कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आ जाओ, बड़े प्यार से 4 सवाल तेरे नाम। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे और इनको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है जी? बड़े ध्यान से सुने और समझें। मैं अगर इस लिखे हुए पहले सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो इस सेंटेंस में कोई परेशानी है या नहीं है? आओ सरा इसे जांच लेते हैं। इस लिखे हुए सेंटेंस 1 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा है हमारे सामने, इट रेन्स कंडीशन। बोलो हाँ। इस कंडीशन को हमने इफ के साथ ठीक लिखा, क्लियर है? आगे हाँ अगर हम देखना चाहें तो ये पूरी की पूरी जो बातचीत हमारे सामने लिखी है वो रिजल्ट है। बोलो हाँ। कंडीशन का जो भी हम लोग रिस्पॉन्स तैयार करते हैं वो रिजल्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक हो गई बातचीत? अब अगर मैं इस लिखी हुई कंडीशन के टेंस को देखूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है और आगे जो लिखा हुआ हमारे सामने रिजल्ट है ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है, यानी कि तो कायदा ठीक हो गया, है ना? यहाँ से एक हम लोगों ने नियम को समझने की कोशिश की थी, वही मैं दोबारा लिखता हूँ कि इफ के साथ हम कंडीशन बताते हैं और ये कंडीशन हम लोगों ने बताने की कोशिश की कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर आगे हम लोग समझने की कोशिश करें तो रिजल्ट हम बताने की कोशिश करते हैं भैया किसके साथ? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब यही नियम के हिसाब से अगर मैं चलता हूं सेंटेंस 2 को देखते हैं तो यही देखो, इफ के साथ लिखी है हमारे सामने कंडीशन और ये जो पूरी की पूरी कंडीशन लिखी है कंडीशन इफ के साथ सही है। आगे जो भी कुछ लिखा है इनफैक्ट ये हमारा सारा का सारा रिजल्ट लिखा है। टेंस को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो इफ का जो कंडीशन लिखा है हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। भाई साहब ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो ठीक हो गया। जरा ध्यान से सोचें, क्या ये कहना ठीक होगा? शायद याद आ रही है कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने इसे देखा ध्यान से तो हो सकता है उन्हें याद आ गई होगी। और इस बार ये तो साइंटिफिक स्टेटमेंट लग रही है। बोलो हाँ। कुछ लोगों को इसे देखकर याद आ रहा होगा सर ये तो साइंटिफिक स्टेटमेंट है, और किसी भी साइंटिफिक स्टेटमेंट को ही शायद हम लोगों ने कैटेगराइज किया था यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम से। बोलो हाँ। अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैटेगराइज किया जाए तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हम किसी
फ्यूचर इंडेफिनिट का ताल्लुक नहीं रखते थे। कुछ याद आया भाई? तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर ताल्लुक नहीं रखते थे तो इसका मतलब सर हमने यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आ जाओ जी, अपना क्वेश्चन सेट हो गया जी। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर एक नई कहानी आई। यूं तो हर किसी को ये याद है कि इफ के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो रिजल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बताया जाता है, पर कभी कभी ये कंडीशन और ये रिजल्ट दोनों आपस में मिलकर एक काम करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं भाई जी यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बताने की कोशिश करते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। और इस यूनिवर्सल ट्रुथ को शायद हम 3 हिस्सों में बांटकर आए थे। तीनों हिस्सों की अगर मैं बात करूं तो शायद याद आती है साइंटिफिक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हम अगर कहें तो फिलोसॉफिकल या फिर साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट, है या ना? और इस यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का लेना देना नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो हाँ। इसका मतलब एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, पर अगर ग्रामेटिकली से ठीक किया जाए, थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द यूज किया था प्यूरिस्ट, और प्यूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखना चाहूँ तो सर यहाँ पर विल इवेपोरेट नहीं, क्या कहना सेंसिबल हुआ? क्योंकि ये लिखी हुई सेंटेंस की कंडीशन और रिजल्ट अपने आप में बताती है यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में। दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। इफ यू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, अगर इसे थोड़ा ध्यान से हम देखें तो ये कंडीशन लिखी है किसके साथ? इफ के साथ। दे विल नेवर इंटरसेक्ट। सर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुई। मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हमारे सामने आ रही है तो सर हमें इसे फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बताने की जरूरत है। अगला सेंटेंस आता है हमारे सामने, इफ वी हेल्प अदर्स, लिखी हुई है जो बात है हमारे सामने कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हुई, और दे विल हेल्प इन रिटर्न। इसी को हम हिंदी में अगर कहें कर भला हो भला। देखो बच्चों, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता, पर आज मुझे हिंदी का सहारा लेना पड़ा क्योंकि मैं आपके डाउट्स देखता हूँ, बेवजह के डाउट्स आते हैं, मुझे बड़ी घबराहट होने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं समझना होता वो परेशानियाँ पैदा अपने लिए कर रहे हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। और जो समझना चाहते हैं वो बिल्कुल शिद्दत से हर एक चीज़ को सुनेंगे। तो आप अगर इसे देखें तो एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर इस विल की हमें ज़रूरत नहीं है। पहले इस बातचीत को ध्यान से लिखें, आई गिव यू टाइम, लिखें। थैंक यू सर, आप लोग लिख चुके होंगे शायद इस बात को, और इसी बात से थोड़ा आगे लेट अस हैव अ डिस्कशन। आप ध्यान से आगे समझें तो बेटा ये इन चीज़ों के नाम बताएंगे, आखिर में बताएंगे। कुछ लोग पहले नाम को समझने के चक्कर में असली कहानी का एंजॉय तो कर ही नहीं पाते हैं। अब मेरे सामने मैं कुछ और सेंटेंसेस लिख लेता हूँ। आओ,
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से इनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें समझें तो कहानी ऊपर वाले सेंटेंस से ही मैं जोड़ना चाहूँगा और धीरे धीरे मैं आप लोगों को उस सवाल के जवाब पर लाऊंगा कि आखिर फ्यूचर नाम का टेंस क्यों नहीं होता। कल शाम की बात है। देखो बच्चों, बेसिकली मैं एक लिंग्विस्ट हूँ और एज अ लिंग्विस्ट मैं अगर कहना चाहूँ तो एक बहुत खूबसूरत बात कहूँगा। मैं एक लिंग्विस्ट हूँ और मेरा काम है इस लैंग्वेज में रिसर्च करना और सभी को थोड़ा सा बताते हुए अजीब भी लग रहा है। एज अ लिंग्विस्ट मैं इस भाषा में रिसर्च भी कर रहा हूँ और कर रहा हूँ कहना भी बड़ा अजीब लगता है बेसिकली, और ये एक रिसर्च की बात है जो मैं आपके सामने हमेशा रखता हूँ और मैं ब्लंट होकर चैलेंज भी करता हूँ कई सारी किताबों में क्या लिखा है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। और ये बेसिकली रिसर्च है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसमें मतलब सैकड़ों किताबों का कंक्लूजन क्या किसने कहा, फिर जो प्यूरिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। ग्रामर के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, डॉक्ट्रिनल, नॉन डॉक्ट्रिनल, डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल। हम तो फंक्शनल ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कई सारे दायरों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तब ये रिसर्च आपके सामने आती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई चीज़ हवा में हो गई है। एंड द फैक्चुअल थिंग इज़ दिस कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मुझे सुनकर कोई पढ़ाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि स्टूडेंट्स इसे सुने, शिद्दत से अपनाएं और शिद्दत से सिलेक्शन लेकर जाएं। ठीक है दोस्तों। अब हमारे सामने मैंने एक छोटी सी बात कही, देखो मैं उसका रेफरेंस इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि अगली किसी क्लास में मैं उसे तोड़ दूंगा, जो एक मिथ लोगों के दिमाग में बनी है। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। कल शाम को मैंने एक पोस्ट भी डाली थी ईजीवी डाउट पर, आप बेशक उसे पढ़ के भी देख सकते हैं। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता। क्या है वो वजह, हम इसका डिकोड करना चाहेंगे अगली ही किसी क्लास में। अब ध्यान से समझें, मेरे सामने इस लिखी हुई सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो ये कंडीशन है और कंडीशन बताई गई इफ के साथ, ये अपनी जगह ठीक हुआ। आगे अगर मैं लिखा हुआ देखता हूं तो मेरे दोस्तों ये जो भी कुछ हुआ ये आपका रिजल्ट हुआ। कंडीशन बताने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट से हुआ तो सर रिजल्ट बताने का काम फ्यूचर इंडेफिनिट से हुआ। नॉट अ बिग डील, अरे हाँ ना। अब इस बात को समझने के लिए मैं इसकी छोटी सी ट्रांसलेशन करूंगा, बड़े ध्यान से सुने। मैं अगर कहूँ अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैंने फिर कहा अगर बारिश होती है मैं पकोड़े खाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं मूवी देखने जाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं गाना गाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा। अगर बारिश होती है मैं सोऊंगा। हो सकता है आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाए कि सर बारिश को होने ही दो, क्योंकि आप रुकोगे नहीं, बारिश तो होने ही दो। इस मजाक में एक चीज़ बड़ी क्लियर होती नजर आती है। क्या है वो चीज़, ध्यान से समझें। बारिश का होना एक कंडीशन है, लेकिन इसके बाद ये जो भी कुछ बताया गया है इनफैक्ट ये रिजल्ट है। मैं अगर इस बात को फिर से कहूँ, अगर बारिश होती है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बॉस का फोन आया, बेटा आज नहीं तो कभी नहीं। ऐसा सुनने के बाद तो शायद मैं ऑफिस जाऊंगा। इसका मतलब कंडीशन अपनी जगह स्टैटिक रही। ये जो भी हम लोग बताने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है मेरे मूड पर। अगर बारिश होती है मैं पकोड़े खाऊंगा, किस पर डिपेंड करता है, मेरे मूड पर। अगर बारिश होती है मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, डिपेंड करता है मेरे मूड पर।
अगर बारिश होती है मैं किसी से मिलने जाऊंगा, डिपेंड करता है मूड पर। इसका मतलब इस मूड को ही रिप्रेजेंट करने का खेल छिपा हुआ है मॉडल एक्सिलरी में। किस में जुड़ा हुआ भाई? मॉडल एक्सिलरी। इसका मतलब कंडीशन अपनी जगह अलग है, जो भी ये रिजल्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ये रिजल्ट हमारे मूड पर डिपेंड करता है। मूड को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। यहाँ से कहानी शुरू हुई एक नई लेवल की कि इफ के साथ तो यकीनन हम क्या बताते हैं? कंडीशन। आगे जो भी चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या चीज़ हुई? आपका रिजल्ट बताने का अंदाज डिपेंड करता है किस चीज़ पर? मूड पर। और मूड को बताने वाली जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उन्हें हम कहते हैं मेरे दोस्तों मॉडल एक्सिलरी। क्या कहते हैं? मॉडल एक्सिलरी। अब कहानी यहाँ से जुड़नी शुरू होगी एक नई चीज़ पर। अब अगर हम कहने की कोशिश करें ये कंडीशन और ये रिजल्ट अगर किसी इंसान को परमिशन देने के लिए यूज़ की जाए तो हम परमिशन देने के लिए इस रिजल्ट के अंदर यूज़ करने की कोशिश करते हैं या तो मे या फिर हमने क्या कहा? कैन। अगर हम यहाँ पर किसी इंसान को सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो सजेशन देने के लिए यूज़ हमने किया शुड या फिर क्या यूज़ किया? मस्ट। अगर हम किसी इंसान के लिए कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दबाव क्रिएट करते हैं, मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैव टू। पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे सामने लिखी हुई कोई भी कंडीशन है तो कंडीशन का रिजल्ट बताने वाली जो भी बातचीत है वो इनफैक्ट हमारे मूड पर डिपेंड करता है। और मूड बताने वाली हेल्पिंग वर्ब कहलाती है मॉडल एक्सिलरी। यानी कि इस विल, शैल या वुड के अलावा हम मॉडल एक्सिलरी का यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस लिखे हुए सेंटेंस पर आ जाओ मेरे दोस्तों। सबसे पहले इफ़ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। अगर तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत हो, बाबूजी आप परमिशन दे रहे हो, इसीलिए विल को हटाकर आपने क्या चुना? कैन। अगले सेंटेंस पर आते हैं, लिखा इफ़ राखी फील्स फीवर अगेन शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर। नहीं सर, बात सजेशन की है, हटाओ इस विल को, आना क्या चाहिए? अगले सेंटेंस पर इफ दे ज्वाइन द आर्मी दे विल फॉलो अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ना 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 ना, विल की बात नहीं, यहाँ पर बात एक्सटर्नल फोर्स की है, इसलिए क्या यूज़ किया भाई? इसका मतलब हम किसी भी कंडीशन का रिजल्ट जो बताते हैं वो इनफैक्ट डिपेंड करता है हमारे मूड पर। यहाँ तक की बात समझ आई? चलिए सर एक बार ये कमेंट्स ज़रा रिफ्रेश करना। चलिए आज की बातचीत यहीं तक आप लोग ज़रा पढ़कर आए, समझकर आए। आज की बात यहीं तक, बच्चों अच्छे से पढ़कर आए, रिवाइज करके आए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।